मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तीसरा पाठ शब्द रूप, जिसके पहले भाग में मैंने आप लोगों को चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक तक विस्तार से समझा दिया था। आज की कक्षा में शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत पांचवी विभक्ति से शुरू करते हैं क्लास को। इसके पहले चार विभक्ति आप समझ चुके हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। विस्तार से मैंने समझाया था उदाहरण के साथ में। आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक एक भी प्रश्न किसी ने नहीं पूछा है, न तो व्हाट्सएप के जरिए न तो फ़ोन करके। तो मैं आज की क्लास की शुरुआत पांचवी विभक्ति से शुरू करता हूँ। पांचवी विभक्ति अपादान कारक, जिसे पंचमी विभक्ति कहा गया है। इसका संस्कृत में प्रत्यय लगेगा अत, हिंदी में प्रत्यय लगेगा से, पर से, में से, ऊपर से। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अपादान कारक है क्या। हिंदी में जो अपादान कारक होता है वो अलगाव का बोध करवाता है। अलगाव से तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही हो। उदाहरण स्वरूप वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। राम छत से गिर गया तो छत से अलग हो गया। वह बस से नीचे गिर गया तो बस से अलग हो गया। तो जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और हिंदी में इसके लिए प्रत्यय लगाया जाता है से, पर से, में से, ऊपर से। लेकिन संस्कृत में अत प्रत्यय लगाया जाता है, और ये अत प्रत्यय लगता किससे है? जिससे अलग हो रहा है उसी शब्द में अत प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते किससे गिरते हैं? वृक्ष से। तो मैंने अभी समझाया कि जो चीज़ जिससे अलग हो रही है उसी शब्द में अत प्रत्यय लगाया जाता है। वृक्ष से अलग हो रही है तो क्या होगा? वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अलग होने का भाव किस में था? वृक्ष से था, इसलिए वृक्ष में अत प्रत्यय लगाया गया है। तो पांचवी विभक्ति अपादान कारक, जिसमें अलगाव का बोध होता है और जिससे अलग हो रहा है उसमें हम अत प्रत्यय लगाते हैं। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में षष्ठी विभक्ति। संस्कृत प्रत्यय लगता है स्य, और संबंध कारक में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, और इसके लिए का, की, के, रा, री, रे ये संबंध का चिन्ह होता है। जैसे राम का भाई, राम की बहन, उसके घर, तो उसका और घर दोनों को जोड़ने के लिए के लगाया गया। तुम्हारा घर, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारे लोग, तो तुम में रा, री, रे लगा, या हम में लगाएं तो हमारा, हमारी, हमारे। तो जब का, की, के, रा, री, रे हिंदी में लगाया जाता है तो वहाँ दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या किसी सजीव और निर्जीव दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके बीच आपस में संबंध दर्शाने के लिए, जैसे मेरी पुस्तक, तो मैं और पुस्तक के बीच में लगा री। तुम्हारा घर, तो तुम और घर और बीच में रा लग गया, तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। लेकिन संस्कृत में इसके लिए का, की, के, रा, री, रे नहीं लगाते हैं, स्य लगाते हैं। क्रिया का संबंध दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति में स्य का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें आप, सीता रामस्य भार्याः। सीता राम की पत्नी है, तो सीता और राम के बीच में संबंध, राम की पत्नी है, राम की पत्नी, तो की के लिए क्या लगा? स्य, सीता रामस्य। तो जब भी दो के बीच में संबंध दर्शाना होगा तो हिंदी में का, की, के, रा, री, रे इतने सारे प्रत्यय हैं, जबकि संस्कृत में केवल स्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
अब है सप्तमी विभक्ति, जिसे हम हिंदी में अधिकरण कारक कहते हैं और संस्कृत में ये है सप्तमी विभक्ति। इसमें रूप बनाते समय ए का प्रयोग कर लेते हैं, संस्कृत प्रत्यय ए, और हिंदी में और पर। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो या किसी के अंदर हो, उदाहरण वह कमरे में बैठा है, तो कहाँ बैठा है? कमरे में। वह छत पर घूम रहा है, तो छत पर। तो जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो या किसी के ऊपर हो तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। और ऐसे भाव के लिए या ऐसे शब्द के लिए जब संस्कृत में हम शब्द चुनते हैं तो सप्तमी विभक्ति में ए का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी स्थल, किसी जगह का बोध करवाने के लिए और किसी समय का बोध करवाने के लिए संस्कृत में होता है। जैसे खगाह वृक्षे तिष्ठति, खगाह पक्षी, वृक्षे वृक्ष पर, तिष्ठति बैठते हैं। पक्षी कहाँ बैठते हैं? वृक्ष पर या वृक्ष पर बैठे हैं। तो जिस पर बैठे हैं, किस पर? वृक्ष पर। तो वृक्ष में ए लगा तो हो गया वृक्षे। रामः उद्याने अस्ति, राम उद्यान में है। उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन। राम कहाँ है? बगीचे में है, तो अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है। तो उद्यान में ए लगा तो उद्याने। समय को दर्शाने के लिए अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब होना तो ये चाहिए कि 5 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन ये वाक्य ठीक नहीं है। 5 बजे में, जबकि भाव वही है, शून्य प्रत्यय हो सकता है, यहाँ पर मैं हट जाएगा। तो इसमें भी जब पंचवादने 5 बजे, उसमें 9 में ए लगा दिया गया है, पंचवादन ए लगा करके सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक बनाया गया है। अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः 7 वादने विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रातः या मैं सुबह 7 बजे विद्यालय जाता हूँ। अब 7 बजे में नहीं होगा, क्योंकि ये वाक्य की संरचना ठीक नहीं हो सकती है 7 बजे में, जबकि भाव वही है। तो यहाँ पर भी सप्तवादने। तो आपने क्या देखा कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो या किसी के ऊपर हो, या समय का बोध करवाने के लिए 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, तो ऐसी जगहों पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। वृक्षे, उद्याने, पंचवादने, सप्तवादने। तो वाक्य बनाते समय संस्कृत में इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति लगानी है और किस विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगाना है, तब जाकर के संस्कृत में आपकी वाक्य संरचना ठीक होगी। आशा करता हूँ कि ये पूरे कारक और विभक्ति यानी जो शब्द रूप था ये समझ में आया होगा। इसके अभ्यास के लिए अकारांत पुल्लिंग हम समझा रहे थे, और अकारांत पुल्लिंग से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक से ही 5 रूप भी देंगे हम लिखने के लिए। जो मैंने समझाया है इसे अपनी नोटबुक में लिखें, साथ में इस वीडियो के साथ 5 रूप भी मैं भेज रहा हूँ, उसे भी अपनी नोटबुक में लिखें। इसका जो रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे अगले वीडियो में, या जो भी इस पाठ का प्रश्नोत्तर होगा अगले वीडियो में हम उसे भी करवा देंगे। उसके बाद हम लोग धातु रूप को पढ़ेंगे। तो शब्द रूप समझने के बाद धातु रूप समझेंगे, तो फिर आसानी से आप वाक्य संरचना कर सकते हैं, वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे अवश्य लिखेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समाधान के लिए आप फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।